हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से एएसपी कोचिंग जयपुर में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं आरपी यादव और आज अपन बात करने वाले हैं चैप्टर 3 जिसका नाम है सॉइल कोलाइड यानी कि मृदा कोलाइड्स। तो इस लेक्चर में फर्स्ट अपन जानेंगे कि मृदा कोलाइड क्या होते हैं, क्या क्या उनकी विशेषताएँ होती हैं और इन कोलाइड्स की वजह से आपके मृदा में कौन कौन से गुणों का समावेश होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कोलाइड्स क्या होते हैं। चलिए बात करते हैं कोलाइड्स की। सिंपली अगर बात कर रहे हैं, आपका जो वर्ड कोलाइड्स है उसका अगर आप मीन देखेंगे तो इसका मतलब होता है कि गाद जैसा पदार्थ। गाद यानी कि एक छोटा पार्टिकल, एक छोटा सूक्ष्म कण जिसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस कोलाइड्स को ग्रीक भाषा के शब्द कोला से लिया गया है। यहां पे बात कर रहे हैं कि जो कोलाइड शब्द बना है डियर, ये आपके किससे बना है, देखिएगा कोलाइड्स शब्द है इसमें, कोलाइड्स, और भाषा कौन सी है, ग्रीक। और यहां पे शब्द कौन सा है आपका, कोला, जिसका अर्थ होता है गोंद। इसका अर्थ क्या होता है, गोंद, यानी कि चिपकने वाला। और ऑट्स जिसका मतलब होता है कि समान। तो आप बोल सकते हैं कि गोंद के समान चिपकने वाला एक छोटा कण जिसका नाम कोलाइड रखा गया है। इसको कोलाइड क्यों बोला गया, देखिए कोलाइड जो शब्द है इसका अर्थ इसलिए लिया गया है कि इसमें कई सारे विशेष गुण होते हैं जो एक सतह से चिपकने के लिए या कई अन्य कार्य करने के लिए ये महत्वपूर्ण होता है, या इसके द्वारा इन कार्यों को किया जा सकता है। तो इसके लिए इसके नाम की बात कर रहे हैं, कोलाइड्स नाम रखा गया है। देखिए थॉमस ग्राम, यहाँ पे एक साइंटिस्ट थे थॉमस ग्राम, 1861 में कोलाइड्स रसायन के जनक माने जाते हैं। इनको कोलाइड रसायन के जनक माना जाता है, यानी कि इन्होंने सबसे ज्यादा जो कार्य किया वो कोलाइड पे किया, या कोलाइड के गुणों के बारे में जानने के लिए इन्होंने कार्य किया। ठीक है, इन्होंने क्या किया, देखिए जल विलेय पदार्थों को जंतु झिल्ली से विसरण के आधार पर, यानी कि जो कण आपके जंतु झिल्ली से किस प्रकार से प्रवाहित होंगे, विसरित होंगे, उसके आधार पर इन्होंने दो नाम रखे गए, एक क्रिस्टलाब और दूसरा कोलाइड। ठीक है, देखिएगा इन्होंने एक प्रकार से झिल्ली ली, ये क्या हो गई आपकी झिल्ली, और इनके माध्यम से, इस झिल्ली के माध्यम से कणों को विसरण या विसरित किया। तो कुछ कण जो है वो इस झिल्ली को पार करके इस तरफ आ गए, इस झिल्ली को पार करके विस्तृत होकर आपके इस तरफ आ गए, और कई सारे कण जो है वो विस्तृत नहीं हुए। तो इस आधार पे इन्होंने अलग अलग नाम इनके दे दिए। देखो जल विलेय पदार्थों को जंतु झिल्ली से विसरण के आधार पर क्रिस्टलाब, एक शब्द उन्होंने क्या दिया, क्रिस्टलाब, और दूसरा उन्होंने कोलाइड्स नाम दिया। ठीक है, देखिए वे पदार्थ इस झिल्ली से आसानी से विसरित होते हैं, जो इधर विसरित होने के लिए इस झिल्ली को पार कर देते हैं, उनको नाम दिया उन्होंने क्रिस्टलाब। इनको तो क्या बोल दिया उन्होंने, क्रिस्टलाब बोला कि अधिक सांद्रता से कम सांद्रता पर ये गमन कर रहे हैं और ये एक झिल्ली से होकर गुजर रहे हैं। तो झिल्ली से या झिल्ली को पार करने वाले कणों को इन्होंने क्रिस्टलाब नाम दिया। दूसरा बात कर रहे हैं, वे पदार्थ जिनके विलयन का प्रसारण अति मंद गति से होता है, यानी कि ये बहुत धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, प्रसारित हो रहे हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा रहे हैं, या पूर्ण रूप से विस्तृत होने में असमर्थ होते हैं। यानी कि ये कण इस झिल्ली से या तो धीरे धीरे इसको पार कर पा रहे हैं, या फिर बात कर रहे हैं कि सारे के सारे कण इससे विस्तृत नहीं हो पाते हैं। तो उन जो असमर्थ कण हैं उनको नाम उन्होंने दिया कोलाइड। ठीक है, तो ये बात किसने कही, थॉमस ग्राहम ने। थॉमस ग्राहम ने कहा कि जल विलेय जो आपके पदार्थ है
वो अगर झिल्ली से होकर, एक जंतु झिल्ली से, एक पतली जंतु झिल्ली से होकर गुजर जाते हैं, उनको कृष्णलाभ कहा उन्होंने। और जो झिल्ली को पार नहीं कर पाते हैं या पार करने में बहुत ज़्यादा समय लेते हैं या पूर्ण रूप से वो विस्तृत नहीं हो पाते हैं, उनको उन्होंने कोलाइड्स नाम दिया। ठीक है, चलिए अब देखिए और क्या क्या इन्होंने बताया। यहां पे इनकी परिभाषा इस प्रकार से प्रस्तुत की कि ऐसे मृदा के कण, मृदा के ऐसे कण, मृदा के ऐसे कण जिनके आकार के आधार पे बात करी, जिनके आकार के आधार पे उन्होंने बात करी और उन्होंने बताया कि ऐसे मृदा के कण, अब देखो यहां पे बात कर रहे हैं मृदा कोलाइड्स की, तो मृदा के ऐसे कण जिनका व्यास 1 से लेके, जिनका व्यास 1 से लेके 100 मिली माइक्रोन तक होता है, 1 से लेके 100 मिली माइक्रोन तक होता है एवं कोलाइडल गुण रखते हैं। अब देखिए इन गुणों की बात करते हैं, कोलाइडल गुण रखते हैं। अब देखो कुछ विशेष पदार्थ जिनमें कोलाइड के गुण पाए जाते हैं, अभी बात करेंगे कौन कौन से गुण होते हैं कोलाइड के। तो ऐसे कणों को उन्होंने कोलाइड नाम दिया जिनका आकार 1 से 100 मिली माइक्रोन था और जिनमें कोलाइड के गुण जो है वो मौजूद थे, उनका नाम रखा गया मृदा कोलाइड्स। ठीक है, कणों के व्यास की उच्चतम सीमा 500 मिली माइक्रोन तक होती है, यानी कि अधिकतम जो सीमा है वो 500 मिली माइक्रोन तक हो सकती है और एवरेज कितने होते हैं 1 से 100 मिली माइक्रोन। ठीक है, कोलाइड के कणों को इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा ही देखा जा सकता है, यानी कि नग्न आंखों से इनको देख पाना पॉसिबल नहीं होता है। तो कोलाइड के जो कण हैं वो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में ही दिखाई पड़ते हैं। अगर आप इनको देखना चाहेंगे तो नग्न आंखों से देखने में असमर्थ होंगे, बिकॉज ये काफी सूक्ष्म होते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे 1 से 100 मिली माइक्रोन। ठीक है, हालांकि आपकी जो आंखें हैं वो mm में देख सकती है, ठीक है, लेकिन मिली माइक्रोन में आपकी आंखें किसी भी पदार्थ को नहीं देख सकती। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ इसके कणों को आप इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देख पाएंगे और तब जब आप देखेंगे तो उसमें कई गुण आपको मिलेंगे, उसमें कई सारे गुण मिलेंगे डियर स्टूडेंट। और वो गुण कौन से होंगे, देखिए बात करते हैं आगे, कौन कौन से गुण होंगे वो देखो। अब देखो कोलाइड्स के कुछ विशेष गुण हैं, इन गुणों की बात कर रहे हैं। ये गुण कौन कौन से हैं? पहला गुण है विषमांगता, विषमांगता या हेट्रोजिनिटी। इसको आप किस प्रकार से समझेंगे, देखिएगा कि ये जो होते हैं, ये इसके जो कण होते हैं वो किसी भी विलयन यानी कि किसी भी विलायक में पूर्ण रूप से नहीं घुलते हैं। यहां पे इस प्रकार से समझिएगा, जैसे ये आपका एक पात्र है, इसमें 2 पात्र यहां पे लेते हैं, ठीक है। अब यहां पे विलयन बनाएंगे। विलयन में क्या क्या होता है, देखो विलयन में क्या क्या होता है। विलयन बराबर क्या होता है आपका विलायक, विलायक प्लस विलय, ठीक है। ये दोनों मिलके विलयन का निर्माण करते हैं। तो यहां पहला पॉइंट ये बता रहा है कि कोलाइड्स वास्तविक विलयन नहीं बनाते हैं, वास्तविक विलयन नहीं बनाते हैं। अब देखिए इसमें क्या होगा आपका, जैसे कोई भी आप विलयन बना रहे हैं उसमें विलायक ले रहे हैं, विलायक होगा घोलने वाला, घोलने वाला जो घोलता है, घोलने वाला, और ये सबसे अच्छा होता है जल, और ये आप बोल सकते हैं कोई ना कोई लवण, घुलने वाला। ये क्या होगा, जो घुलेगा, घुलने वाला। अब देखो यहां पे जैसे बात करते हैं नमक प्लस पानी, ये एक प्रकार का वास्तविक विलयन बनाएगा। वास्तविक विलयन का मतलब होता है कि जब आप इसको घोलेंगे तो ये पूर्ण रूप से इसमें घुल जाएगा,
पूर्ण रूप से घुल जाएगा, इसको बोलते हैं वास्तविक विलयन। दूसरा जैसे बात कर रहे हैं यहां पे, एक तरफ आप लेते हैं तेल और पानी, ये घुल तो जाएगा लेकिन वास्तविक विलयन नहीं बनाएगा। वास्तविक का मतलब कि जब पानी में आप नमक घोलेंगे तो घोलने के बाद में ये देखेंगे कि आपको नमक दिखाई नहीं देगा, लेकिन अगर आप पानी में तेल घोलेंगे तो आपको तेल की बूंदें अलग दिखेगी और पानी की बूंदें अलग दिखेगी। क्यों? क्योंकि ये पूर्ण रूप से इसमें नहीं घुला है, ये वास्तविक विलयन नहीं होता है, ये वास्तविक विलयन नहीं होता है। वास्तविक विलयन का मतलब होता है कि विलायक में पूर्ण रूप से विलय का घुल जाना। ठीक है, तो ये विशेषता किसकी होती है? कोलाइड की, कि कोलाइड वास्तविक विलयन नहीं बना पाते हैं, वास्तविक विलयन नहीं बना पाते हैं। इनका विलयन कौन सा होता है? विस्मांगी। इनका विलयन क्या होगा डियर स्टूडेंट? विस्मांगी होगा। तो पहली विशेषता यही है। इसमें दो प्रावस्थाएं, इसमें क्या होगा? दो प्रावस्थाएं, एक अपकीर्ण प्रावस्था ठोस, यानी कि ये ठोस रूप में रहेंगे, और अपकीर्ण माध्यम द्रव यानी कि जल होगा। घोलने का काम कौन करेगा? इनको द्रव करेगा, तो उसको बोलेंगे अपकीर्ण माध्यम द्रव, और दूसरा क्या होगा? अपकीर्ण माध्यम प्रावस्था ठोस। प्रावस्था क्या होगी इसमें? ठोस, और माध्यम क्या होगा? द्रव। ठीक है, इस प्रकार कोलाइड विलयन को सोल कहा जाता है। इसके विलयन को क्या बोलेंगे आप? इस प्रकार के विलयन को, जिसमें आपने क्या डाला है? कोलाइड डाला है और पानी डाला है, कोलाइड और जल डाला है, तो इस प्रकार के विलयन को आप क्या बोल सकते हैं? आप सोल बोल सकते हैं। इस प्रकार के माध्यम, इसमें आपका जल है और विलय क्या है आपका? कोलाइड, तो इसको आप सोल बोल रहे हैं। उदाहरण, अगर माध्यम जल हो और अगर यहां पे माध्यम क्या होता है डियर? जल होता है, तो इसको हाइड्रोसोल कहा जाता है। इसको क्या बोल देंगे आप? हाइड्रोसोल बोल देंगे। तो इस प्रकार से कि विस्मांगता का गुण आपके कोलाइड में देखने को मिलता है। कोलाइड कभी भी वास्तविक विलयन नहीं बना पाते हैं, कोलाइड कभी भी वास्तविक विलयन नहीं बनाते हैं, और कोलाइडों का जो विलयन होता है उसको सोल कहा जाता है, और इसमें अगर माध्यम जल हो तो उसको हाइड्रोसोल कहेंगे। नेक्स्ट गुण है आपका डिफ्यूजन, यानी कि विसरण। मैंने आपको बताया कि विसरण में अर्ध पारगम्य झिल्ली अगर आप लेते हैं तो कोलाइड के कण इससे आर पार नहीं जा सकते, यानी कि ये विसरित नहीं हो सकते। यही सबसे महत्वपूर्ण गुण होता है इसका। यही क्या होता है इसका? सबसे महत्वपूर्ण गुण होता है कि कोलाइड में आप देखेंगे तो इसके जो कण होंगे वो अर्ध पारगम्य झिल्ली को पार नहीं कर पाएंगे, इसलिए विसरण का गुण इनमें नहीं होता है। ठीक है, पहली चीज हो गई कि विलयन नहीं बनाएंगे, दूसरा विसरण का गुण नहीं होगा। नेक्स्ट आपका सबसे इंपॉर्टेंट जो गुण होता है वो होता है ब्राउनिंग मूवमेंट, यानी कि ब्राउनियन गति। आप देखिए ब्राउनियन गति क्या होती है। आप इनकी संरचना के बारे में, इनकी आकृति के बारे में आप पढ़ते हैं तो वो आप इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी या अल्ट्रा सूक्ष्मदर्शी की सहायता से आप इसको देखेंगे। ठीक है, तो जब आप देखते हैं तो इसमें आपको क्या दिखाई देगा? कोलाइडी कणों के निलंबन को। निलंबन का क्या मतलब होता है कि जिस घोल में कोलाइड मौजूद है तो वो पूर्ण रूप से घुले हुए नहीं होंगे, आपको छोटी छोटी कणों के रूप में, छोटी छोटी बूंदों के रूप में दिखाई देगा, जैसे कि दूध में वसा पाई जाती है। तो ये निलंबन आप जब किससे स्टडी कर रहे हैं? अल्ट्रा सूक्ष्मदर्शी से आप देखना चाहेंगे, और देखने पे क्या मिल रहा है? देखो, देखने पर कोलाइड कण एक टेढ़े मेढ़े ढंग से निरंतर कंपन करते हुए दिखाई देते हैं। ये कण आपस में क्या कर रहे हैं कि एक जगह नहीं रुक रहे हैं, ये कंपन कर रहे हैं, ये कंपन कर रहे हैं, और कंपन करने की वजह से आपको टेढ़े मेढ़े दिखाई देंगे। इस टेढ़े मेढ़े को आप बोल सकते हैं जिगजैग। ठीक है,
जिग जैग मूवमेंट ये कर रहे हैं टेढ़ी मेढ़ी, जैसा कि आप यहां पे क्लियर देख सकते हैं। ठीक है, यही कण आपको यहां 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 इस प्रकार से नजर आ रहा है प्रकाश की उपस्थिति में। प्रकाश की उपस्थिति में आपको ये नजर आ रहा है टेढ़ी मेढ़ी गति करते हुए, और ये गति किसके कारण कर रहा है? इसमें होने वाले कंपन के कारण है। कंपन होने के कारण एक जगह ये नहीं रुक पाता है, और इसके वजह से ये आपको ब्राउनिंग गति करते हुए नजर आ रहा है। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है? देखो, कणों का आकार जितना छोटा होगा, जितने छोटे कण होंगे उतनी ही गति तीव्र देखी जा सकती है। यानी कि जो जितना छोटा कण होगा उसमें उतना ही कंपन अधिक होगा। ठीक है, आकार जितना क्या हो रहा है, घट रहा है, कंपन उतना ही हो रहा है। कंपन उतना ही क्या हो रहा है डियर? ज्यादा हो रहा है, और इसी वजह से आपको ये ज्यादा नजर आ रहे हैं जिगजैग मूवमेंट करते हुए, इधर उधर घूम रहे हैं। ठीक है, तो ये गुण भी किसका होता है? कोलाइड का। दूसरा, विद्युत आवेश, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। देखो, कोलाइडल कणों पर ऋण आवेश पाया जाता है, और ये गुण आपका सबसे महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि धनायन विनिमय क्षमता इसकी ज्यादा होगी। ये कण अगर मृदा में पाए जाएंगे, जितने ज्यादा कोलाइड के कण होंगे उतने ही धनायनों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, क्योंकि इनकी सतह पर आपका नेगेटिव चार्ज होगा। नेगेटिव चार्ज होने की वजह से इसकी सरफेस पे कई सारे धनायन आके अधिशोषित हो जाएंगे। इसकी सतह पे क्या हो रहे हैं? अधिशोषित हो जा रहे हैं, और अधिशोषित होने की वजह से जिस मृदा में ये कण पाए जाएंगे उसकी धनायन विनिमय क्षमता अधिक होगी। धनायन विनिमय, धनायन विनिमय, धनायन विनिमय क्षमता, और इस धनायन विनिमय क्षमता को बोलते हैं CEC, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी। आपने नाम सुना होगा कि कोलाइडी पदार्थ, जैसा कि आप हुमस को भी बोलते हैं, हुमस के कणों को भी आप कोलाइडी मान सकते हैं। बिल्कुल उनका भी कण कोलाइडी गुण प्रदर्शित करते हैं, और सर्वाधिक जो धनायन विनिमय क्षमता होती है वो हुमस के कणों की ही होती है। तो कोलाइडी कणों पर ऋण आवेश होता है, इस कारण ये धनायनों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और अपनी सतह पर चिपका लेते हैं, जिसके फलस्वरूप धनायन विनिमय क्षमता बढ़ जाती है। धनायन विनिमय क्षमता क्या हो जा रही है? बढ़ जा रही है। नेक्स्ट बात कर रहे हैं टिंडल प्रभाव। देखो, टिंडल प्रभाव किसको बोलते हैं? टिंडल नामक वैज्ञानिक ने पाया कि प्रकाश की किरणों का रास्ता नीले रंग से प्रकाशित होता है। प्रकाश की किरणों का जो रास्ता है वो नीले रंग से प्रकाशित होता है। यानी जैसे ही अंधेरे कमरे में तीव्र प्रकाश की किरणें प्रवेश करती है तो उसमें उड़ रहे हवा में धूल के कण स्पष्ट दिखाई देते हैं। ठीक है, इसमें आप देखेंगे कि अंधेरा कोई कमरा है जिसमें बिल्कुल भी प्रकाश नहीं है और एक रास्ते से प्रकाश आ रहा है, तो उसमें आप देखेंगे कि कई सारे कण, छोटे छोटे कण आपको दिखाई देंगे, और वो आप हवा में झूमते हुए देख सकते हैं। हवा में झूमते हुए आप उनको देख सकते हैं। अतः कोलाइड के विलयन द्वारा प्रसारित प्रकाश को, टिंडल प्रभाव कहते हैं। देखिए, यहां पे प्रकाश की किरणें इस प्रकार से गुजर रही है। ठीक है, ये किसका विलयन है? ये सॉल्यूशन है, इसमें कोई कोलाइड कण नहीं है। लेकिन यहां आप देखेंगे मिक्सचर ऑफ वाटर एंड मिल्क, तो इसमें कोलाइड के कण होंगे, क्योंकि इसमें क्या होगा, आपका वसा के जो कण होते हैं वो आपके कोलाइड के रूप में होते हैं। तो ये प्रकाश क्या हो रहा है? प्रसारित हो जा रहा है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इसकी चौड़ाई धीरे धीरे क्या हो जा रही है? बढ़ जा रही है।
तो ये जो गुण होता है प्रकाश को प्रसारित करने का गुण, वो कोलाइड की वजह से होता है और इस गुण को बोलते हैं टिंडल प्रभाव। यानी कि जैसे ही कोलाइड के विलयन से इनको गुजारा जाता है, जैसे ही कोलाइड के विलयन से प्रकाश को गुजारा जाता है तो इनका रास्ता क्या हो जाता है डियर स्टूडेंट, कोलाइड विलयन इसको प्रसारित कर देता है, जिसको आप टिंडल प्रभाव बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अधिशोषण। देखिए एक आपका अवशोषण होता है, एक होता है अधिशोषण। आप देखेंगे यहां पे अवशोषण, अवशोषण, ठीक है। अवशोषण का मतलब होता है कि किसी भी पदार्थ द्वारा जल को या अन्य तरल को चूस लेना, अवशोषण कर लेना, यानी कि उसको घोल लेना। जबकि अधिशोषण का मतलब होता है कि उसको अपनी सतह से चिपका लेना। जैसे मैं बात कर रहा हूं, ये कोई कण है, अगर ये कण इस जल को अपने अंदर प्रवाहित होने दे और इसको अंदर सोख ले तो इसको अवशोषण बोलेंगे, और अगर यही इसके सतह पर इसको चिपका के रखे तो उसको आप अधिशोषण बोलते हैं। तो अधिशोषण का गुण किसमें होता है, कोलाइड में। देखो कोलाइड कणों पर ऋण आवेश होने के कारण धनायनों को आकर्षित करते हैं, बिल्कुल आकर्षित करेंगे। आकर्षित होने के उपरांत ये धनायन कोलाइड के कणों पर एकत्रित हो जाते हैं, यानी कि ये आपका कोलाइड और इसकी सतह पे नेगेटिव चार्ज और इसकी बाह्य सतह जब आप देखेंगे तो इस पे कई सारे धनायन आकर जमा हो जाएंगे। इस गुण को बोलते हैं अधिशोषण। इस गुण को क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट, अधिशोषण बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है अवशेषण, अवक्षेपण। देखो प्रिसिपिटेशन बोलते हैं, कोलाइडी विलयन में थोड़ी मात्रा में विद्युत अपघट्य डालने पर अवक्षेपण हो जाता है। यानी कि ये आपका एक विलयन बना रहे हैं और ये क्या हो गया, कोलाइडी विलयन। कोलाइडी विलयन जो विषमांगी होता है, जो क्या होता है, विषमांगी होता है, और इसमें आपने मिला दिया है विद्युत अपघट्य। विद्युत अपघट्य मिला रहे हैं आप। विद्युत अपघट्य मिलाने पर इसमें जो कोलाइडी कण है, इसमें जो कोलाइडी कण है वो सारे के सारे प्रिसिपिटेट अवक्षेपित हो जाएंगे, एक जगह जाके बैठ जाएंगे। इसको बोलते हैं आप अवक्षेपण। तो ये गुण भी किसका होता है, कोलाइड के कणों का गुण होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं डियर स्टूडेंट मृदा कोलाइड के गुण। देखो ये गुण तो आपने किसके पढ़े, कोलाइडी कणों के। अब बात करते हैं कि मृदा कोलाइड्स के क्या क्या गुण होते हैं। मृदा में पाए जाने वाले जो कोलाइड्स हैं उनके क्या क्या गुण होते हैं, उनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, और उन विशेषताओं के फलस्वरूप मृदा में उर्वरता बढ़ती है या उर्वरता कम होती है। देखिएगा मृदा कोलाइड के गुण कोलाइड के गुणों के समान ही होते हैं। लगभग जो गुण होते हैं वो कोलाइड के गुणों के समान होते हैं, लेकिन कुछ विशेष गुण आपके मृदा कोलाइड में पाए जाते हैं और उन विशेष गुणों का ही महत्वपूर्ण योगदान होता है उर्वरता और उत्पादकता में। तो वो कौन कौन से गुण होते हैं देखिएगा। सबसे पहला है आपका सहसंयोजन और आसंजन। समान अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण आपका सहसंयोजन होता है और असमान अणुओं के मध्य लगने वाला आसंजन होता है, ठीक है। देखिए समान अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण सहसंयोजन, ये आपका किसके मध्य लगेगा, समान गुणों वाले, समान के मध्य लगेगा। जैसे एग्जाम्पल दे रखा है जल के दो अणुओं के मध्य। जल क्या है आपका, द्रव है, जल द्रव है, तो द्रव प्लस द्रव के कणों के बीच में लगने वाला बल आपका सहसंयोजन होगा, यानी कि कोहेजन कहलाएगा। इसी प्रकार से दो असमान अणुओं के मध्य लगने वाला,
इसमें दो असमान अणु क्या हो जाएंगे, एक ठोस हो जाएगा और एक आपका द्रव हो जाएगा। इसमें ठोस क्या हो जाएगा, मृदा, और द्रव क्या हो जाएगा, जल। तो इनके बीच में जो बल लग रहा है, आकर्षण है, उसको आप क्या बोल रहे हैं, आसंजन। देखो जैसे ठोस प्रावस्था का द्रव प्रावस्था के मध्य आसंजन, इसमें मृदा कोलाइड्स में ये गुण पाया जाता है, मृदा कोलाइड में ये गुण पाया जाता है, यानी कि ये जो ठोस कण होंगे वो मृदा कोलाइड ही होंगे, मृदा कोलाइड ही होंगे, जो द्रव को अपनी ओर आकर्षित करेंगे, द्रव को अपनी ओर आकर्षित करने में समर्थ रहेंगे। ये गुण इनमें पाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं सुघट्यता, जिसको बोला जाता है प्लास्टिसिटी। देखिए प्लास्टिसिटी का मतलब क्या होता है डियर स्टूडेंट, अगर किसी संरचना पे, जैसे बात कर रहे हैं मृदा पे, आप बल लगाते हैं तो बल लगाने पर उसकी संरचना क्या हो जाएगी, उसका आकार बदल जाएगा, और जैसे ही आपने बल हटाया वो उसी दशा में वापस आ जाएगी। तो ये गुण भी किसके फलस्वरूप होता है, आपके कोलाइड के फलस्वरूप ही होता है। और ये सुघट्यता का गुण तभी प्रदर्शित होता है मृदा द्वारा जब उसमें 15% से ज्यादा क्ले के कण, 15% से अधिक, 15% से अधिक क्ले के कण होंगे। क्ले के कण होने पर ही आप सुघट्यता को आसानी से देख सकते हैं। देखिए सिलिकेट मृदा कोलाइड्स में गुण पाया जाता है, बल लगाने पर मृदा एक रूप से दूसरे में परिवर्तित हो जाती है, एक रूप है उससे दूसरे रूप में बदल जाएगी, और वो कब बदलेगी, जब आप इस पे बल लगाते हैं, प्रेशर लगाते हैं, और बल हटाने पर वापस उसी रूप में बने रहते हैं, वापस से उसी रूप में आ जाएंगे। और ये गुण कब प्रदर्शित किया जा सकता है, जब आपके मृदा में 15% से ज्यादा क्ले के कण होते हैं, यानी कि ये कोलाइड कण होंगे, तभी ये जो गुण है वो प्रदर्शित किया जा सकता है। ठीक है, तो प्लास्टिसिटी का मतलब क्या होता है कि एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाना, बल लगाने पर, और जैसे ही बल आपने हटाया वापस उसी शेप में आ जाना। सुघट्यता का सबसे अधिक गुण मोंट मोलिनाइट, जो आपका सिलिकेट क्ले होता है, मोंट मोलिनाइट में सबसे ज्यादा तथा सबसे कम केओलिनाइट में पाया जाता है। सबसे कम किस में होगा, केओलिनाइट में, और सबसे ज्यादा आपके मोंट मोलिनाइट में देखा जा सकता है। तो यहां पे आप ध्यान रखेंगे कि प्लास्टिसिटी का गुण आपके मोंट मोलिनाइट खनिज द्वारा, सिलिकेट क्ले द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर रहे हैं उणी पिंडन और वी उणी पिंडन। बहुत इंपॉर्टेंट गुण होता है उणी पिंडन और वी उणी पिंडन का गुण। देखिए वी उणी पिंडन इसका उल्टा होगा, तो पहले आप सीधा देख लेते हैं कि उणी पिंडन क्या होता है। देखिए डियर स्टूडेंट, यहां बात कर रहे हैं कि मृदा का जो कण होता है उस पर नेगेटिव चार्ज होता है, इसकी सतह पे पॉजिटिव चार्ज होगा या कई होंगे। इसी प्रकार से क्या होगा, दूसरा कण होगा उस पे भी क्या होंगे, पॉजिटिव चार्ज वाले। यहां पे नेगेटिव चार्ज है, ये भी नेगेटिव चार्ज है, तो ये आपस में आकर्षित नहीं कर सकते, लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज इसको भी अट्रैक्ट कर रहा है और ये पॉजिटिव चार्ज इसको भी अट्रैक्ट कर रहा है। इसकी वजह से आपके कई सारे कण आपस में क्या बनाते हैं, एक संरचना आपका, जिसको आप बोल सकते हैं मृदा समुच्चय का निर्माण होना। इस प्रकार से मृदा समुच्चय का जो निर्माण हो रहा है उसको आप बोलते हैं उणी पिंडन। उसको क्या बोलते हैं, उणी पिंडन बोला जाता है। देखिए मृत्तिका के कणों पर ऋण आवेश रहता है, जिसके कारण इसके कण निलंबन में रहते हैं। इस पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, जिसकी वजह से ये निलंबन में रहते हैं। यदि इसके निलंबन में कोई विद्युत अपघट्य मिला दिया जाए, विद्युत अपघट्य यानी कोई भी पॉजिटिव चार्ज वाला नेगेटिव चार्ज वाला मिला दिया जाए,
तो मृत्तिका का ऋण आवेश कम हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? ऋण आवेश कम हो जाएगा या समाप्त हो जाएगा, जिसके फलस्वरूप ये कण आपस में चिपक जाएंगे और ये आपस में चिपक कर क्या बना रहे हैं? समुच्चय बनाएंगे। इस समुच्चय को बोलते हैं सॉइल एग्रीगेट। तो ये क्या बना रहे हैं डियर? इस प्रकार से एक समुच्चय बना लिए। ये देखिए यहाँ पे इस प्रकार से कई सारे कण थे, वो आपस में चिपक गए हैं। क्यों? क्योंकि इसकी सतह पे पॉजिटिव चार्ज वाले थे, तो ये इनको विद्युत अपकटे मिलाने पर ऋणावेश कम हो गया और ये आपस में चिपक कर जो संरचना बना रहे हैं वो कौन सी हो गई आपकी? मृदा समुच्चय। ठीक है, जिसे उणी पिंडन कहा जाता है। और इसको क्या बोल देंगे आप? उणी पिंडन, यानी कि फ्लोकोलेशन बोलते हैं। फ्लोकोलेशन का जो कर्म होगा, फ्लोकोलेशन का जो गुण होगा, वो आपके इस सतह पर मौजूद धनायनों की प्रकृति पे आधारित होगा। जैसे मैं बात करूं H प्लस Al3 प्लस Ca2 प्लस Mg2 प्लस, ये तो कणों को जोड़ने का काम करेंगे और यहाँ पे अगर सोडियम प्लस होता है तो ये कणों को तोड़ने का काम करेगा। तो ये आपका जो वी उणी पिंडन का कार्य है, इसके विपरीत वह प्रक्रम जिसमें समुच्चय फिर से कणों में टूट जाता है। अगर इसकी सतह पर ये सोडियम आ गया तो इसके कण अलग अलग हो जाएंगे और इस अलग अलग होने की क्रिया को वी उणी पिंडन कहा जाता है, डीफ्लोकोलेशन कहा जाता है। तो उणी पिंडन के दौरान मौजूद आपके पॉजिटिव चार्ज वाले आयन ये डिसाइड करते हैं कि कण आपस में चिपक कर समुच्चय बनाएंगे या चिपके हुए कण भी अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो सोडियम संरचना को बिगाड़ने का काम करता है। इसके अलावा बाकी सारे धनायन इसकी संरचना को बनाए रखने के काम आते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट गुण है फैलाव एवं संकुचन, स्वेलिंग एंड श्रिंकेज। ठीक है, श्रिंकेज और स्वेलिंग मोस्ट इंपोर्टेंट फीचर होता है मृदा के कणों का या मृदा कोलाइड के। देखो, मृदा कोलाइड जब जल के संपर्क में आते हैं तो जल के संपर्क में आ जाएंगे तो क्या हो जाएंगे? फूल जाएंगे। जल के संपर्क में आने से जल सोकर फूलने से आयतन में वृद्धि हो जाएगी। सीधी सी बात है, जल को अवशोषित करेंगे तो आकार तो परिवर्तन होगा ही। इसे फैलाव कहते हैं। इसे क्या बोलेंगे? फैलाव। इसको स्वेलिंग बोलेंगे। तथा जल सूखने की दशा में मृदाओं में सिकुड़न होती है। ये क्या हो जाएंगे? सिकुड़ जाएंगे, जिसको क्या बोलते हैं? संकुचन यानी कि श्रिंकेज बोला जाता है। और ये जो गुण होता है ये मृदा की जो कोलाइड्स है उसमें पाया जाता है। ये गुण सबसे ज्यादा मोंट मोल्डोनाइट में देखने को मिलता है। मोंट मोल्डोनाइट जो खनिज है इसमें सबसे ज्यादा फैलने का और सिकुड़ने का जो गुण है वो पाया जाता है। हाइड्रस माइका में मध्य होगा और केओलिनाइट में सबसे कम पाया जाएगा। केओलिनाइट में क्या होगा? सबसे कम ये देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि मृदा में उपस्थित कुछ विशेष प्रकार के कोलाइड अलग अलग गुणों को प्रदर्शित करते हैं। अलग अलग गुणों को प्रदर्शित करते हैं जो कोलाइड के गुणों के समान ही होते हैं, जो मृदा में विभिन्न प्रकार के गुणों को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ विशेष होते हैं। अब बात कर रहे हैं डियर मृदा जो कोलाइड्स होते हैं इनके प्रकारों की। मृदा जो कोलाइड्स हैं इनके प्रकार कुछ इस प्रकार होते हैं। इनमें आपका ऑर्गेनिक भी होगा और इनऑर्गेनिक यानी कि अकार्बनिक भी होगा। कार्बनिक और अकार्बनिक दो प्रकार के कोलाइड्स देखने को मिल सकते हैं। देखिए, मुख्य रूप से बात करते हैं तो मृदा के कोलाइड्स अकार्बनिक और कार्बनिक ये दो ही प्रकार के होते हैं। एक क्या होगा? एक का नेचर कार्बनिक होगा और दूसरे का क्या होगा? अकार्बनिक। अब देखिए, अकार्बनिक भी होंगे, वो भी दो प्रकार के होते हैं, सिलिकेट क्ले और आयरन एल्यूमिनियम के हाइड्रोक्साइड।
ठीक है। अकार्बनिक दो टाइप के किस प्रकार से हैं, एक सिलिकेट क्ले हैं और दूसरे आपके आयरन और एल्यूमिनियम के हाइड्रो ऑक्साइड है। और इसी प्रकार से कार्बनिक क्लोराइड एक ही होता है आपका ह्यूमस, जो सबसे महत्वपूर्ण होता है, जो सबसे महत्वपूर्ण होता है आपका ह्यूमस। और ह्यूमस की सबसे ज़्यादा विशेषताएं आप पढ़ेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो मृदा में गुणों का समावेश होगा, जो उत्पादन को बढ़ाने में सहायता करेगा, वो सारे के सारे गुण आपके ह्यूमस में पाए जाते हैं। सिलिकेट क्ले भी तीन प्रकार के होते हैं, जिसमें केओलिनाइट समूह, मोलियोनाइट समूह और इलाइट या आप बोल सकते हैं हाइड्रस माइका समूह। तो इस प्रकार से आप कोलाइडों को विभाजित कर सकते हैं कार्बनिक और अकार्बनिक में, एल्यूमिनियम और हाइड्रोजन आयरन और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और सिलिकेट क्ले। चलिए आगे अब एक एक को देखते हैं डिटेल से। सबसे पहले बात कर रहे हैं अकार्बनिक कोलाइड्स की। अकार्बनिक कोलाइड्स की अगर बात करते हैं, कुछ इनकी महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं जिनको आप फोकस करेंगे। क्या क्या विशेषताएं देखिएगा। इनको खनिज कोलाइड भी कहा जाता है। अकार्बनिक को आप खनिज कहेंगे तो भी वो बुरा नहीं मानेंगे, तो इनको खनिज कोलाइड भी कहा जा सकता है। तो क्या बोलेंगे, खनिज कोलाइड बोला जाता है। इसमें मुख्य रूप से मृतिका यानी कि क्ले आती है। अकार्बनिक में बात करते हैं तो मुख्य रूप से क्या आती है, क्ले आती है, मृतिका आती है। मृतिका के कणों का व्यास 2 माइक्रोन अर्थात 0.002 mm से कम होता है। ये विशेष रूप से ध्यान रखना, कम होता है। कभी कभी आपको कंफ्यूज करने के लिए 0.2 mm तो लिखा होता है, लेकिन आगे लिखा होता है अधिक या बराबर, तो इसमें याद रखा कि ये इससे भी कम के होते हैं। मृतिका कोलाइड को सामान्यतः दो भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें सिलिकेट क्ले और आयरन व एल्यूमिनियम के हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है। सिलिकेट मृतिकाएं, जिसमें बात कर रहे हैं सिलिकेट मृतिकाओं की बात कर रहे हैं, सिलिकेट क्ले की, इसका निर्माण समशीतोष्ण प्रदेशों में होता है। इसकी संरचना निम्न रूप से होती है। इनकी संरचना कैसी होती है, इस प्रकार से होती है। पहला बात कर रहे हैं रूप की। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी पर देखने से यह पता लगता है कि इनके कण प्लेट्स के समान, किसके समान होंगे, प्लेट के समान होंगे। देखो कण भी प्लेट के समान दिख रहे हैं, यानी कि एक के ऊपर एक, इस प्रकार से आपको दिख रहे हैं। प्लेट तो ऐसे ही रखते हैं। या पुस्तक के पृष्ठों के समान, पुस्तक के पृष्ठों के समान पतले होते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा सूक्ष्म। स्तरीय लैमिनेटेड आकार व षटभुजाकार अनियमित छड़ुनुमा पाए जाते हैं, यानी कि अलग अलग ये रूप में, अलग अलग आकार में इनको देखा जा सकता है। ठीक है। दूसरा बात कर रहे हैं सरफेस एरिया, सतह क्षेत्रफल। मृतिका के कण बहुत बारीक होते हैं। इनके कण क्या होते हैं, बहुत ज्यादा बारीक होते हैं, अतः इनका बाह्य क्षेत्रफल, इनका बाह्य क्षेत्रफल क्या होगा, बहुत अधिक होगा। इनका बाह्य क्षेत्रफल क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। तो ज्यादा से ज्यादा धनायनों को अपनी सतह पर चिपका सकते हैं। विद्युत आवेश, विद्युत आवेश की बात कर रहे हैं। इनके कणों पर ऋण आवेश पाया जाता है। इनके कणों पे क्या पाया जाएगा, ऋण आवेश पाया जाता है, इसलिए धनायनों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। अब देखो खास बात क्या होगी, इसकी अंदर की परत ऋणावेशित होती है। बिल्कुल देखो इस प्रकार से अंदर की परत तो क्या हो गई, ऋणावेश, और बाहर क्या होते हैं, धनायन। तो बाहर के सतह पर कौन सा चार्ज मौजूद रहेगा, धन आवेश, और बाहर धनायनों की परत बन जाती है। ठीक है। अधिशोषित आयन, मृतिका के कणों पर ऋण आवेश होने के कारण इसकी सतह पर धनायन अधिशोषित हो जाते हैं। धनायन अस्थिर परत के रूप में अधिशोषित रहने से दूसरे रसायनों द्वारा विस्थापित कर देते हैं, जिसे धनायन विनिमय कहते हैं। अब देखो ये परत जो है वो अस्थिर है। ये परत क्या है, स्थिर नहीं होती है, अस्थिर परत होती है, जो दूसरे महत्वपूर्ण जो धनायन होते हैं उनके द्वारा ये बदल दी जाती है। आपने इस प्रकार से देखा होगा कि
सारी मृदाओं में मृदा की कणों के सतह पर सोडियम प्लस होता है। यह सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इसको समझने का कि किस प्रकार से आप अधिशोषित कर सकते हैं। मृदा के कणों पे सोडियम आयन के अधिशोषित होने पे क्षारीयता विकसित हो जाती है। अगर यहां पे आप कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट यानी कि जिप्सम डाल देते हैं तो ये जो मृत्तिका है इसके कणों पर सोडियम को आपका कैल्शियम प्रतिस्थापित कर देता है। सोडियम को प्रतिस्थापित कौन कर देगा? कैल्शियम कर देगा, याद रखिएगा। और इसके कणों पर कौन सा आ गया? दूसरे का राज आ गया। जहां पे सोडियम का था वहां पे कैल्शियम का राज आ गया है। तो इस प्रकार से ये एक दूसरे को अधिशोषित आयनों को प्रतिस्थापित कर देते हैं। ठीक है। अब देखिए यहां डियर स्टूडेंट बात कर रहे हैं कि जो सिलिकेट मृत्तिका के खनिजन होते हैं इनके रासायनिक संगठन की बात करते हैं तो देखो उच्च क्षमता वाले इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर पता चलता है कि मृत्तिका के कण क्रिस्टलीय होते हैं। इसके कण कैसे होंगे? क्रिस्टलीय होते हैं, क्रिस्टल। खनिजन के रासायनिक संगठन की दृष्टि से सिलिकेट मृत्तिकाओं को 3 भागों में बांटा जाता है। 3 भागों में बांटा जाता है, जिसमें पहला है आपका केओलिनाइट, मोंटमोलोनाइट और इलाइट। देखिए ये तीनों के तीनों जो होंगे इसमें विशेष प्रकार से इस प्रकार की परतें पाई जाएगी। इसमें विशेष प्रकार की परतें पाई जाती है डियर स्टूडेंट, यानी कि इसमें छोटे छोटे क्रिस्टलीय इकाइयां पाई जाएगी। और ये क्रिस्टलीय इकाइयों की अगर बात करते हैं तो ये अलग अलग पदार्थों की बनी हुई होती है। उदाहरण के लिए बात कर रहे हैं, इसमें मुख्य रूप से या तो सिलिका मौजूद होता है, सिलिका, या आपका एल्यूमिना। एल्यूमिना और सिलिका की विशेष परतें पाई जाती है जो आपस में अनेक प्रकार के ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बंधों से चिपकी रहती है। ठीक है। और इन कणों के बीच में एक विशेष प्रसारण दूरी पाई जाती है जो धनायनों को सरफेस एरिया प्रोवाइड करवाती है चिपकने के लिए। तो इस प्रकार से आप ये कह सकते हैं कि जो तीनों प्रकार के जो खनिज हैं, तीनों प्रकार के जो क्ले, सिलिकेट क्ले हैं, इनको परतों का जो अरेंजमेंट है जिसमें सिलिका की कितनी परतें होगी, एल्यूमिना की परत कितनी होगी, इस अनुपात के आधार पे 1:1, 2:1 या 1:2:2 इसमें बांटा गया है, जो अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट यहाँ तक किसी प्रकार का अगर कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। और आई होप आप सभी जितने भी आपके मृदा रसायन के लेक्चर जो हो रहे हैं उनको एंजॉय कर रहे होंगे। और उम्मीद करता हूं कि इसी प्रकार से आपका विश्वास, आपका प्रेम बना रहेगा और आप हंसते खेलते इन चैप्टर को क्लियर करते जाएंगे और आपकी एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण इन चैप्टर की जो डिटेल है वो आप एग्जामिनर को जो आपका जो कॉपी होगा उसमें आप लिख के आएंगे तो आपको 100% मार्क्स फुल टू फुल मिलने की संभावना रहेगी। सो स्टूडेंट आज इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में आगे के पार्ट को डिटेल से डिस्कस करेंगे। आपका मोंटमोलोनाइट, आपका केओलिनाइट और जो आपका इलाइट समूह है, इनके कणों के बारे में, इनके आकृति के बारे में, इनके विशेष गुणों के बारे में और इनकी विशेषताओं के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।